नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल के अंतर्गत। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे भारतीय संविधान के बारे में। पिछली वीडियो जो हमने बनाया है एक, उसमें लूसेंट का जो प्रीवियस हिस्ट्री जो सेक्शन है, हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, देख लीजिएगा। और हम लोग पहले आज पढ़ेंगे पॉलिटी ही क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हिस्ट्री के बाद पॉलिटी पढ़ना सीक्वेंस में ज़्यादा अच्छा रहता है, उसके समझ में विकसित होता है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप, लिखा है भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। इतिहास से ही रिलेटेड है, क्योंकि इतिहास के जस्ट बाद संविधान हमारा बना था, जब भारत आज़ाद हो गया है। तो उसी के बाद से हम इसको सीक्वेंस में पढ़ेंगे। और पॉलिटी इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं। ज़्यादा डीप में क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम लोग अच्छे से यहाँ पे पूरा डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ देखो, भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। तो देखो, ये पहले मैं क्लियर कर दूं कि ये जो संक्षिप्त इतिहास है संविधान का, ये आपको एग्जाम में ज़्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। बट अगर आपको संविधान को अच्छे से समझना है और आगे के क्वेश्चन फैक्ट्स आपको याद करने हैं जो एग्जाम में आते हैं, उनको समझने के लिए इन सब चीज़ों को हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो चलो हम लोग इसको समझना शुरू करते हैं। 1757 ईस्वी की पलासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका? 1757 में जो युद्ध हुआ था ये सिराजुद्दौला के विरुद्ध पलासी का जो युद्ध हुआ था अंग्रेजों ने, और 1764 में उन्होंने जो मीर कासिम के साथ युद्ध किया था अंग्रेजों ने, तो उनमें दोनों युद्ध को उन्होंने जीतने के बाद से उनको काफ़ी अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ गया और वो बहुत एरिया अपने अंदर कैप्चर भी कर चुके थे। तो उन्होंने धीरे धीरे अपना साम्राज्य विस्तृत करने का विचार बनाया। क्योंकि पहले तो व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन जब ये दोनों को यहाँ पे बहुत बड़ा, ये 1757 आपको पता होगा कि सिराजुद्दौला बहुत बड़ा शासक था बंगाल का, तो उनको हराने मीर कासिम के सहयोग से हराया था। बाद में मीर कासिम को अर्जुन हराया 1764 में। तो ये वहाँ पे काफ़ी, मतलब इस तरह से वो अंग्रेज भी बहुत सारा एरिया कैप्चर कर चुके थे और इनको जीतने के बाद उनके अंतर्गत बहुत कॉन्फिडेंस भी आ गया था। तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया कि अपना शासन की व्यवस्था लागू करना शुरू कर दिया कि हम चलाएंगे, हम राज करेंगे अब। ठीक है ना, ये बात समझ में आई आपको? यहाँ पे देखो, यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम लोग। इसको पढ़ने से क्या होगा, देखो हम लोग इतना डिटेल में भी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम चीज़ों को समझ विकसित कर सकें अपने दिमाग के अंतर्गत, ताकि हम अच्छे से जब क्वेश्चन आए तो उनको अच्छे से रिलेट करके आंसर कर पाएँ। देखो, इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए जो शासन का शिकंजा कसा था, अंग्रेजों ने समय समय पर इसमें कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी। ठीक है, देखो एक बात और बोलना चाहूँगा, यहाँ पे कुछ ब्लर जैसे दिख रहा है अगर आपको मोबाइल में, तो उसको एचडी में करके आप देखिएगा। एचडी में वीडियो शूट मैं इसीलिए करता हूँ ताकि अगर कोई मतलब शब्दों को पढ़ने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो देखो, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट जब लाया अंग्रेजों ने, तो इसमें क्या हुआ था, क्या क्या बातें करी थी इसने? कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण की व्यवस्था स्थापित करी। यानी कि जो कंपनी थी 1600 के आसपास स्थापित करी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वहाँ पे अब क्या है कि ब्रिटिश सरकार उसका हस्तक्षेप करने लग गई। जैसे कि मान लीजिए अभी मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी कोई जाके किसी दूसरे देश में अपनी कंपनी स्थापित करते हैं, तो बाद में वहाँ पे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट मान लीजिए इंडिया की हस्तक्षेप करने लगती है कि अब हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट उस कंपनी को देखेगी, हम जो नियम कानून बनाएंगे वहाँ पे वो लागू होगा। तो इसका मतलब यही था कि ब्रिटेन की जो सरकार थी, अब वो यहाँ पे कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम कानून डिसाइड करेगी और इंडिया पे धीरे धीरे इस तरह से शासन करना शुरू करेगी। तो ये इस 1773 एक्ट के अंतर्गत हुआ था। और इसमें मुख्य काम और क्या क्या हुआ था, देखो हम लोग देखते हैं। इसके द्वारा जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके द्वारा कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिली। प्रशासनिक मतलब गवर्नमेंट गवर्नेंस से संबंधित, और राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल चीज़ों से संबंधित। तो ये सब कार्य करने की उसको अनुमति मिल गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसको कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ये धीरे धीरे कंपनी इस तरह से फैलने लगी। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की व्यवस्था की नींव रखी गई। और देखो यहाँ पे सबसे पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ है, आपको ध्यान रखना है। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। यहाँ पे जो आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए,
या फिर ये पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो आपको क्या लगाना है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ये हिस्ट्री में भी क्वेश्चन हमने पढ़ चुके हैं, वारेन हेस्टिंग वगैरह सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो इनको ज़्यादा डिटेल में अपन नहीं करेंगे। अपन पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी के दृष्टिकोण से ही पढ़ेंगे। अगर आपने लॉर्ड और वायसराय से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, 1 घंटे के आसपास का वीडियो, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो, अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग हो गए, ठीक है। अब हम लोग आगे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में सन 1974 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना करी गई, और इसके मुख्य न्यायालय कौन हो, जो इस जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे इस न्यायालय के अंतर्गत, जो कलकत्ता में 1974 में स्थापित करी गई थी। इसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। आपको इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कलकत्ता में जो 1974 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना करी गई, उच्चतम न्यायालय की, तो ये सर रेगुलेटिंग एक्ट 1973 के अधीन अंतर्गत ही करी गई थी, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए, और कौन सा एक्ट आया, फिर एक एक्ट आया, कौन सा, 1781 का सेटलमेंट एक्ट। इस सेटलमेंट एक्ट के अंतर्गत क्या किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ही इस एक्ट का प्रावधान किया गया। यानी यह जो 1773 के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी, उनको सुधार करने और उसको और सुदृढ़ करने के हिसाब से इस 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लागू किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं किस तरह से ब्रिटिश सरकार अपना दिमाग लगा के धीरे 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 चीज़ों को इम्प्रूव करती जा रही है और कैप्चर करती जा रही है, ठीक ना। ये आपको पॉइंट धीरे धीरे ध्यान रखते चलना है। आगे देखो, 1784 में क्या हुआ। देखो, मैं ये बता दूं कि ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इसको अगर पॉलिटी को अच्छे से समझना है, अच्छे से आगे बढ़ना है, चीज़ों को याद रखना है, इन सब बातों को आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। रटने वाला काम नहीं है, बस सुनना है आपको, तो ध्यान से सुनो। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। किस एक्ट के द्वारा, 1784 के अंदर। इसके मतलब क्या था, दोहरे प्रशासन का क्या मतलब हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, यह व्यापारिक मामलों के लिए देख रेख करता था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो होता था, यह राजनीतिक यानी पॉलिटिकल मुद्दों के लिए, चीज़ों को, शासन व्यवस्था को संभालने या देखने के लिए बनाया गया था। तो ये हुआ 1784 में हो गया। और 1793 में फिर से एक एक्ट आया, चार्टर अधिनियम, 1794 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था करी गई। यानी कि भारत के अंतर्गत जो राजस्व प्राप्त होगा कंपनी के द्वारा, जो भी अधिकार क्षेत्र मतलब नियंत्रण में थे ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत, छोटे एरिया जो बंगाल और बिहार और उड़ीसा का जो नियंत्रण में था, वहीं पे जो पैसा मतलब वहाँ से कमाया जाता था, उसी के अंतर्गत से जो यहाँ पे वायसराय जनरल वगैरह जो भी कितने कर्मचारी रहेंगे, उनका पैसा इसी देने की व्यवस्था करेगी। 1813 में एक चार्टर एक्ट आया, ठीक है। और देखो इस तरह से 1833 का चार्टर अधिनियम आया। इनको आपको ज़्यादा मतलब रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सुनो मेरी बातों को, ठीक है। 1813 या 1833 का चार्टर अधिनियम आया। इसके तहत क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1833 में, ठीक है। और 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। 1853 का फिर चार्टर अधिनियम है। ये जो चार्टर अधिनियम आ रहे हैं एक के बाद एक और एक्ट आ रहे हैं, यही जो धीरे धीरे करके जुट रहे हैं, और जो जो नियम कानून लागू हो रहे हैं, यही भारत के संविधान के लिए उसमें भी परिलक्षित होते हैं, क्योंकि इन्हीं से मिलके हमारा संविधान बना है, ठीक है ना। और कुछ उसमें हमने सुधार किए हैं, लेकिन जो मूल चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो इन सब चीज़ों को उसी में संविधान के अंतर्गत हमारे जोड़ा गया है। अब देखो आगे यहाँ पे क्या लिखा है। 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम आया 1858 में। इसके अंतर्गत क्या चीज़ें हुई, इस अधिनियम की विशेषता क्या थी, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। यानी कि अब सीधे सीधे पूरा ब्रिटिश सरकार ही कंपनी को संभालेगी। इसमें से अब कंपनी के जो शेयर होल्डर थे उन सब से मतलब उन सब का कोई ज़्यादा रोल नहीं होगा। इसके अंतर्गत जो नियम कानून ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाएगी वही सब फॉलो किए जाएंगे। इसके अंतर्गत भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई और 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। इसमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के तथा 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल से होते थे। मतलब कंपनी के निदेशक मंडल भी बैठेंगे उसमें, और 8 जो व्यक्ति रहेंगे ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत से बैठेंगे। तो उसके हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऐसे समझ सकते हैं, यही सब लोग डिसाइड करेंगे कि किस तरह से क्या करना है कंपनी को। तो ये बातें हुई इसके अंतर्गत। और देखो, भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा
नियंत्रण स्थापित कर दिया गया, यानी कि सीधे सीधे अब गवर्नमेंट के हाथों में कंपनी चली गई। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद से 1858 में मुगल सम्राट को पद को समाप्त कर दिया गया। जो अपना बहादुर शाह जफर था, तो उसको जो है रंगून भेज दिया था इन्हीं ने 1858 में, 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण से। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। और देखो, भारत के राज्य सचिव की मतलब यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे लिखा है भारत में शासन चलाने के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई, यानी कि अलग से अब राज्य सचिव बनाया गया भारत के लिए, अलग से ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत ही। ब्रिटिश सरकार का जो पार्लियामेंट था वहाँ पे एक भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त करके इंडिया में भेजा जाने लगा, और इनको सब चीज़ों को देखने के लिए, मैनेज करने के लिए। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। ठीक है, जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था उसका नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। और इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुए, यानी कि लॉर्ड कैनिंग जो थे ये भारत के प्रथम वायसराय, और अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग हुए। इस प्रकार से तो आपको इनको ध्यान रखना है। लॉर्ड कैनिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए थे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉर्ड वारेन हास्टिंग थे। और प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे, जो कि अंतिम गवर्नर जनरल भी था, क्योंकि गवर्नर जनरल का नाम बदल के इन्हीं के शासनकाल में, कैनिंग के शासनकाल में वायसराय कर दिया गया था, तो इन्हीं को वायसराय बनाया गया था। तो बस इतना तो हम लोग हिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं। हम लोग संविधान वाला पार्ट आगे देखेंगे इसमें जब आएगा। तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम, ये सब भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इनको ज़्यादा सीरियस लेके याद करने की जरूरत नहीं है। 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ? अब ये कंपनी कंपनी नहीं रही, अब ये सब सीधे सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही अंग हो गया, क्योंकि यहाँ से जो नियम कानून होते थे सब पार्लियामेंट से लागू किए जाते थे। ठीक ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, शाही उपाधि अधिनियम 1876। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में छठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। 28 अप्रैल सन 1876 को एक घोषणा के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। यानी कि 1876 के अंतर्गत जो ब्रिटिश की रानी थी विक्टोरिया, उनको जो है भारत की रानी बना दिया गया, ऐसा मतलब घोषणा कर दिया गया। 1800 ये जो शाही उपाधि अधिनियम 1876 हुआ था, इसके अंतर्गत। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मतलब ध्यान नहीं रखना है, बस सुनना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। 1892 में क्या हुआ? भारत परिषद अधिनियम हुआ। 1909 में भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार हुआ। इस मार्ले मिंटो सुधार में क्या हुआ था? इसमें पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी मिली। इस प्रकार इस अधिनियम को सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान करने और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक के रूप में जाना जाता है। तो बस आपको इसमें से थोड़ा सा ये पॉइंट ध्यान रख लेना है कि लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है, बस और कुछ नहीं इसमें ध्यान रखना है आपको। 1919 में भारत शासन अधिनियम लागू हुआ, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या थी, इसको हम लोग देख लेते हैं। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना करी गई। द्विसदनात्मक का विधायिका का मतलब क्या हुआ? देखो, इसको पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। प्रथम राज्य परिषद, एक जो विधायिका थी वो राज्य परिषद थी, दूसरी विधायिका कौन सी थी? केंद्रीय परिषद। इसका मतलब ये हो गया, आप समझ लो कि राज्यसभा और लोकसभा इस तरह से डिवाइड करके दो चीज़ें, द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू करी गई। और आप अभी भी देख सकते हैं कि अभी भी जो इंडिया का हमारा संविधान है उसके अंतर्गत भी द्विसदनात्मक व्यवस्था ही हमारे अंतर्गत संविधान के अंतर्गत है। जैसे कि राज्य सरकार और केंद्र, सॉरी ये राज्य सरकार नहीं, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, ये हमारे जो पहले ब्रिटिश लोग जो नियम कानून लागू करते थे 1919 का जो इनका भारत शासन अधिनियम आया था उसी के अंतर्गत से ली गई हैं और अब तक चली रही हैं। तो ये जो पॉइंट है, हमारी जो ज़्यादा संविधान मिलता है ब्रिटिश संविधान से ही मिलता जुलता रहता है। जो ब्रिटिश का हमारा संविधान है यूके का, उसी से मिलता जुलता है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हमने अलग अलग देशों से ली है, क्वेश्चन वहीं से ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। देख लो, यहाँ पे ज़्यादा इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने से भी कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, तो हम लोग फालतू में टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे। द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग।
आरक्षित विषय हुए और हस्तांतरित विषय हुए, ये 2 विषय में डिवाइड किया गया था। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिखा है इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया था, आरक्षित और हस्तांतरित यानी कि अंतरित। कुछ चीज़ें जो है ब्रिटिश सरकार के हाथ में रहती थी, कुछ चीज़ें यहाँ के लोग जो नियम कानून यहाँ पे बनाया जाता था इंडिया के अंतर्गत, तो उनमें भारतीयों का भी प्रतिनिधित्व रहता था, तो वो लोग भी करते थे साथ में। तो ये सब हमको कुछ जानने की जरूरत नहीं है क्या किया किसने किया। ठीक है, यहाँ पे देखो 1926 ईस्वी में ली आयोग की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती करने के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था। तो लोक सेवा आयोग का जो गठन किया गया था 1926 के अंतर्गत किया गया था। तो आपको ये बस थोड़ी सी पॉइंट ध्यान रखनी है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था। ठीक है, और 1935, अब यहाँ से हमारा पॉइंट स्टार्ट, मेन पॉइंट इम्पार्ट होता है, इसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम हुआ था, तो 1935 के अधिनियम में 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थी। तो हमारा जो संविधान अभी के अंतर्गत है उसमें से ज़्यादातर चीज़ें जो ली गई हैं ये 1935 के भारत शासन अधिनियम से ली गई हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है और इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि हमारे संविधान में जो बहुत सारी चीज़ें कहाँ कौन से मतलब अधिनियम से ज़्यादातर ली गई हैं। तो भारत शासन अधिनियम सन 1935 ये जो आया था ब्रिटिश से, तो इसी के अंतर्गत से ज़्यादातर चीज़ें ली गई हैं। तो इसमें 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियाँ थे। इनको आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं, बस आपको यहाँ पे यहाँ तक ध्यान रखना है। ठीक है, देखो प्रांतीय स्वायत्तता, अखिल भारतीय संघ, इस तरह से अलग अलग चीज़ों में शासन किया जाता था। केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था इस तरह से लागू करी गई थी और अलग अलग इस तरह से कुछ हमको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है ना, ये आपको इसको कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ से क्वेश्चन अभी तक कभी नहीं पूछा गया है, ना ही तो पूछा जाएगा। ये आपको बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हमारा संविधान को किस तरह से डेवलप किया गया था और क्या क्या चीज़ें किस तरह से संविधान का हमारा विकास हुआ। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ और वहाँ पे हमने इंडियंस लोगों ने अलग अलग पार्टिसिपेट करेंगे और अपने हिसाब से संविधान बनाएंगे। तो यहाँ से हम लोगों का मेन संविधान पढ़ाई मतलब पॉलिटी जो होता है वहाँ से शुरुआत होता है। ये सब बाकी टाइम पास था, मतलब समझने के लिए था। तो आपको इसको बस सुन लेना है एक बार। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत जो स्टार्ट करेंगे यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो जाएंगे और लास्ट तक जब तक हम वीडियो को ख़त्म करेंगे तब तक सीधे सीधे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अम्बेडकर जी थे, संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सारे जितने क्वेश्चन थे, प्रथम अध्यक्ष कौन बनाया गया था संविधान सभा का, तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से जो हमारा भारतीय संविधान सभा है, यहाँ से हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत और यहाँ से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा, कि सब्सक्राइब करोगे तभी आगे ये वीडियो आपको दिखेगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और फर्स्ट टाइम अगर विजिट किए हैं तो। और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं, पहले से वीडियो देख रहे हैं, तो आपको पता होगा कि हमने हिस्ट्री कैसे पढ़ा है। उसी हिसाब से हम लोग पॉलिटी भी पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल में बहुत अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, ये वीडियो खुला इंट्रोडक्शन के थ्रू, हम इंट्रोडक्शन की तरह से था ये पार्ट जो हमारा था। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग काफ़ी डिटेल से अच्छे से बात करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलो इस तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम लोग मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।